Greetings everyone and welcome back to another video of Mukul Speaking English. This is day 5. So welcome once again, and I hope you've been watching the videos from this series. This is day 5, and you must have gone through day 1, 2, 3, 4 and 5. This is a 60 days advanced English speaking course wherein I'll be giving you a lot of new stuff which will help you to master your English language proficiency, where you will improve the way you speak, the way you talk, and I hope that you will never run out of words to speak in English. So this is day 5. As you see behind me, it is present tense today. This is one of the most spoken topic about that most of that the English learners are concerned. So they need to know tenses, they need to understand tenses. Today I'll try to keep it in a very short and a very simple way, which will help you to understand how tenses works. And it is not big deal, it is just a simple step. And there is no need to remember the rules, remember the things. It is just a simple words that you have to use with such a situation. So without wasting time, let's get to the lesson quickly and finish this up. राम स्टडीज, राम पढ़ता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब पढ़ता है। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्शन चल रहा है। राम इज स्टडीइंग, मतलब राम इस समय एट दिस वेरी मोमेंट इस क्षण पढ़ रहा है। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, मतलब जो एक्शन वो कर रहा था अब तक वो पूरा हो चुका है। और चौथे सेंटेंस में हम देखते हैं, राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम से इन द पास्ट, मतलब पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम से वो एक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यही 4 तरीके हैं टेंस को समझने की, वर्तमान या प्रेजेंट टेंस को समझने की। ठीक है, फिर से बताता हूं मैं आपको। तो जब राम स्टडीज, राम पढ़ता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। राम इज स्टडीइंग, जब राम अभी पढ़ रहा है, इस मोमेंट में एक्शन हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है, क्योंकि वो कंटिन्यू हो रहा है अभी भी। ठीक है, अगर मैं कहूं राम हैज स्टडीड, राम पढ़ चुका है, तो वो कहलाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अभी अभी एक्शन खत्म हुआ है। और चौथा केस जो है वो है राम हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, तो वो केस जो है वो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब एक्शन पहले शुरू हुआ था लेकिन अभी तक चल रहा है। ये 4 केसेस आज हम समझने वाले हैं। आगे हम कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है पहली चीज तो हम देखते हैं डू और डज, उसके बाद हम देखेंगे इज एम आर, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हैज हैव, और फिर उसके बाद हम देखेंगे हैज बीन हैव बीन। ओके, तो ये 4 केसेस आज हम समझने वाले हैं। तो नोट्स बनाने के लिए आप तैयार रहे, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए पार्ट, जो कि बताएगा आपको, जो कि हम समझेंगे डू और डज का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस। एक ये मैंने कॉन्वर्सेशन टाइप रखा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 लोग बातें कर रहे हैं आपस में, समझने की कोशिश करिएगा। मनीष, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो क्या बना वो क्वेश्चन? डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू स्टडी इंग्लिश। श्यामल ने जवाब दिया हाँ, इंग्लिश में यस आई डू। या फिर अब इसके 3 आंसर हो सकते हैं, सिर्फ यस बोल के भी काम चलाया जा सकता है, यस आई डू बोल के भी काम चलाया जा सकता है, या फिर पूरा सेंटेंस भी बताया जा सकता है, जैसे यस आई डू स्टडी इंग्लिश। ओके, तो कल जैसे हमने छोटे फ्रेजेस की बात करी थी, वहां पर यस या फिर यस आई डू बोलकर ही काम खत्म हो जाता है। लेकिन आज हम फ्रेजेस की बात नहीं करेंगे, आज हम टेंसेस समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा सेंटेंस क्या कहता है। क्या लता तुम्हारे घर आती है? डज लता कम टू योर हाउस? डज क्वेश्चन है, डज लता कम टू योर हाउस? हाँ, वह कभी कभी आती है। यस शी कम्स समटाइम्स। क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं?
डू अदर फ्रेंड्स कम टू यू? हाँ, वे भी आते हैं। यस दे डू। यस दे डू। क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? नहीं, मैं कोलकाता में रहता हूँ। नो, आई स्टे इन कोलकाता। तो यहाँ पे देखने की बात क्या है? यहाँ पे देखने की बात है और डू और डस का इस्तेमाल किन तरीके से सेंटेंसेस में किया गया है। तो यहाँ पे आपसे आप जो पिक करने वाले हैं वो ये क्वेश्चंस पिक करने वाले हैं। डू यू स्टडी इंग्लिश? यस आई डू। डस लता कम टू योर हाउस? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? यस दे डू। डू यू स्टे इन मुंबई? नो, आई स्टे इन कोलकाता। अब आई एम श्योर आपके दिमाग में बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अब डू और डज का फर्क हम कैसे समझेंगे। तो मैं आपको बता दूं, डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। प्लूरल मतलब जो बहुवाची जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं, और डज जो है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, ठीक है। बट ये केस चेंज हो जाता है फिर से। कैसे? अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पे डज आ जाएगा। जैसे थर्ड पर्सन शी हो गया, तो डज शी हैव अ कार? ओके, क्या उसके पास एक कार है? ओके, तो ये चीजें बहुत बात की बात है, बट अभी हम फिलहाल टेंसेस के बारे में समझेंगे। आपको क्वेश्चन आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है, बट अभी हम टॉपिक पे रहते हैं। डू और डज बहुत जरूरी होता है एक सही और एक करेक्ट सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस उन सेंटेंस को बनाने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आप डू और डज की गलतियां करेंगे तो सामने वाला आराम से समझ जाएगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो वीडियो वापस से जा करके ये सेंटेंसेस देखिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं आपके लिए डू और डज की एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डालने वाला हूँ। तो चलिए आगे कुछ और केसेस देखते हैं। अब हम देखेंगे बी केस, जो कि होगा इज एम आर का वाला। क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। यस, दिस इज इट। क्या रीटा फिल्म देख रही है? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है। नो, शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? आर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट नाउ? आर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट नाउ? नहीं, नो आई एम नॉट। नो, आई एम नॉट। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको फ्रेजेस बताए थे। आप सिर्फ नो बोल के भी काम चला सकते हैं, आप नो आई एम नॉट बोल के भी काम चला सकते हैं, या फिर आप एक पूरा सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जहां पे हम कह सकते हैं नो आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो ये तीनों ही बड़ा आसान रहने वाला है, बट इंग्लिश जितनी कम से कम शब्दों में बोली जाए उतनी इफेक्टिव होती है। या कोई भी भाषा हम जितने कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं उतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है। उसे ही तो हम वोकैबुलरी कहते हैं। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो, ही इज अ बिजनेसमैन। क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? हाँ, वह आईएएस की हाँ, वह आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन। तो यहां पर हमने क्या देखा? हमने देखा इज, आर, एम। इनसे हम क्वेश्चंस भी यू बना सकते हैं, और ये एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी काम करते हैं। जैसे अगर हमने इज, आर या एम को हमने पहले लगा दिया तो वो एक क्वेश्चन के रूप में बन के आ जाएगा। अगर वो हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया है तो वो सिर्फ एक सेंटेंस रहता है। सबसे बड़ा कैच तो ये है यहाँ पर। ओके, और इज और एम हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज होता है, और आर जो है वो हमेशा प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज होता है। अगेन ये भी टेंसेस के बाहर की बात है। तो अगर आपको इस पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हैज और हैव। क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा? हाँ, यस आई हैव। यस आई हैव। सेम केस, तीन तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। जस्ट यस, आई हैव, yes I have, yes I have a written, I have written a letter to Radha. Yes I have written a letter to Radha. क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया? Has she replied to your letter? Has she replied to your letter? नहीं, no she hasn't. No she hasn't.
अब मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया था अपनी पहले दिन के वीडियो में ही, जहां पर मैंने बताया था कि हम कैसे इंग्लिश में दो वर्ड्स को जोड़ करके एक छोटा वर्ड बना देते हैं। वैसा ही ये हैजंट है, जहां पे इसका मतलब है हैज नॉट। क्या तुमने खाना खा लिया? हैव यू टेकन योर मील? हैव यू टेकन योर मील? नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था। नो, आई हैड अ हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। नो, आई हैड अ हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? नो, आई हैव येट टू गो। नहीं, मुझे अभी जाना है। आई हैव येट टू गो। अब फटाफट से देखते हैं एक और केस, बिकॉज ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। तो फटाफट से देखते हैं लास्ट केस जिसमें हम डिस्कस करेंगे हैज बीन एंड हैव बीन। श्याम, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। श्याम ने कहा। फिर क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग हेयर ऑल्सो सिंस yesterday? हैज इट बीन रेनिंग हेयर ऑल्सो सिंस yesterday? हाँ, हो तो रही है पर रुक रुक कर। यस, इट हैज बीन रेनिंग बट नॉट कंटिन्यूअसली। क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। नो, इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। तो यहाँ पर आपने देखा हैज बीन, हैव बीन, कोई एक्शन है जो एक स्पेसिफिक टाइम से हो रहा है इन द पास्ट और अभी भी चल रहा है। राइट, तो ये वाला ये केस है। अब यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी चीजें जो भी अभी मैंने समझाई है वो समझ में आई होंगी। बट हाँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यू आर राइटिंग अ लेटर। आप पत्र लिख रहे हैं या तुम पत्र लिख रहे हो। यू हैव रिटन अ लेटर। तुम पत्र लिख चुके हो। अब ये दोनों ही सेंटेंस सकारात्मक है, यहाँ पर एक्शन हो रहा है। अब इन दोनों ही सेंटेंस को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है। पहला होगा एक तो नेगेटिव, मतलब नकारात्मक। दूसरा होगा क्वेश्चन या फिर इंटेरोगेटिव केस। ओके, सो ये दोनों ही केस में हम इन पॉजिटिव सेंटेंसेस को बदल सकते हैं। ये देखते हैं कैसे। नेगेटिव का मतलब हम यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हम आर और हैव की पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया था, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो अगर आपने शुरुआत में लगा दी तो वो आपका एक प्रश्नवाचक बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो समझते हैं इसको आगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो देखिए, नकारात्मक के एग्जाम्पल, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया है आर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा दिया। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। यू आर नॉट राइटिंग, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। तुमने पत्र नहीं लिखा है। यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। ओके, अगर इन्हीं को प्रश्न में बनाना हो तो, आर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम पत्र लिख रहे हो? हैव यू रिटन अ लेटर? क्या तुमने पत्र लिख लिया? हैव यू रिटन अ लेटर? क्या तुमने पत्र लिख लिया? आपने देखा कि ये सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने में सहायक है। ये जो क्रिया है, ये जो वर्ब है, हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है, इसी तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और और ये जो हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया है, इससे वो क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव बन जाता है। अब कुछ सिंपल प्रेजेंट के या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स हम देखते हैं। यू राइट अ लेटर। तुम पत्र लिखते हो, मतलब तुम्हारा काम है, तुम पत्र लिखते हो। ओके, आई रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, ये मेरा काम है, मैं रोज करता हूँ। ठीक है, मैं रोज पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। आई राइट लेटर्स।
तो मैं रोज लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको भी हम नॉट लगा करके हम नेगेटिव बना सकते हैं, जैसे यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते। आई डू नॉट रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता, ठीक है। अब इनको अगर प्रश्न में बनाना हो तो यहाँ पर हम डू का यूज करेंगे। जैसे ये डू भी एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर हमने उसको पहले लगा दिया तो वो क्वेश्चन बन गया। डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, है ना। तो डू हमने पहले लगा दिया तो वो एक क्वेश्चन बन गया। इस टेंस में डू या डस जोड़ा जाता है, किसमें, सिंपल प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बन जाते हैं। डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ और डस का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ होता है, पर भी नहीं। यू के साथ हम हमेशा डू का ही यूज करते हैं, डस का कभी नहीं करते। ओके, सो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस है, जरा सा भी डाउट है, सो डू नॉट हेजिटेट एंड पुट दोज थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स, और मैं कोशिश जरूर करूंगा उसको आंसर देने की। या तो कमेंट्स में दे दूंगा या तो एक नई वीडियो बना के आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, अगर क्वेश्चंस बहुत कॉमन हुए तो प्रैक्टिस करते रहिए। कल मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, नए टेंसेस के साथ, नए टॉपिक के साथ। Until then, keep practicing English and keep speaking English. Bye bye.